Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3 of this unit, that is diffraction. Okay, so this is our lecture number 3, the diffraction. In this lecture we have to discuss about the Fresnel's half period zones. So last lecture we have discussed some concept about the Fresnel's zones. Okay, so in this lecture we have to discuss about the Fresnel's half period zones. So this is the to demonstrate diffraction. Before this, the Fresnel put forward the theory with the Fresnel's half period zones. Okay, तो डिफ्रैक्शन का थ्योरी बनाने से पहले फ्रेस्नेल ने हाफ पीरियड जोन्स से उसका कुछ ये लिया. ओके, कि डिफ्रैक्शन किस टाइप का रहेगा ऐसा. ओके, तो ये फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन इसलिए पहली बार उसमें इंक्लूड किया गया है. तो देखो क्या है हाफ पीरियड जोन्स, इसी को और एक नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. ओके, सो यहाँ पे लिखा है, देखो वही जो बताया मैंने, टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन. ओके, डिफ्रैक्शन की थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए पूरे एंटायर वेव फ्रंट के वजह से जो डिफ्रैक्शन क्रिएट होता है वो. ओके, वेव फ्रंट क्या होता है वो लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है. ओके, वो वीडियो वापस देख लेना अगर वेव फ्रंट का अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा हो तो. ओके, फ्रेस्नेल पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स, इसलिए फ्रेस्नेल ने फिर फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन का यहाँ पे थ्योरी दिया. उसमें क्या होता है डिवीजन ऑफ अ वेव फ्रंट इनटू अ नंबर ऑफ जोन्स. ओके, जो वेव फ्रंट होता है हमारा उसके नंबर ऑफ जोन्स में उसको डिवाइड किया जाता है. ओके, फ्रेस्नेल जोन भी वही रहता है. ओके, अलग अलग फ्रैक्शंस में उसको डिवाइड किया जाता है. तो यही चीज़ है. और हमने बोला था हाँ, ये जो वेव फ्रंट्स रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, सर्कुलर रहते हैं, कुछ स्क्वेयर वाले भी रहते हैं. ओके, ऐसे भी रहते हैं, और अलग अलग टाइप के उनके सिलिंड्रिकल भी रहते हैं वेव फ्रंट्स. ओके, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर के टाइप का ऐसे दिखाया गया. ओके, प्लेन टाइप. ओके, ये एक तरह की प्लेन है, प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं इसको, प्लेन वेव फ्रंट. ओके, तो ये जो लेक्चर हम लोग ले रहे वाले, तो इसमें हम लोग प्लेन वेव फ्रंट ही कंसिडर करने वाले. ओके, जो हाफ पीरियड जोन्स के लिए हम लोग कंसिडर करें तो प्लेन वेव फ्रंट कंसिडर करेंगे, ये प्लेन वेव फ्रंट है. ओके, और इसके अंदर ये सर्कुलर रिंग्स दिखा रहे, तो ये एक्चुअल में क्या रहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स. ओके, उसके अंदर हमें पता है कि वेव फ्रंट क्या रहता है. हमने लास्ट टाइम तो ऐसा सर्कुलर देखा था वेव फ्रंट. तो एक वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट एक्चुअल में सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम करता है. मतलब उसको डिवाइड करेंगे अगर फ्रैक्शंस में, तो ये सब उसमें फ्रेस्नेल जोन्स बनेंगे. ओके, वो एक्चुअल में सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम करेंगे. तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है. ये एक्चुअल में प्लेन कंसिडर किया और प्लेन में हमने यहाँ पे सर्कुलर रिंग्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए. तो ये सब एक्चुअल में सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम कर रहे हैं. और ये रिंग्स को ही एक्चुअल में हाफ पीरियड जोन्स बोलते हैं. वो हम आगे देखते हैं. ओके, वन बाय वन एक कंसेप्ट हम लोग इसमें ओपन करेंगे तो पता चल जाएगा. नाउ फर्स्ट स्लाइड देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड. तो देखो क्या बताया इधर, कंसिडर करो एक प्लेन वेव फ्रंट कंसिडर करो ABCD. ओके, देखो यहाँ पे स्क्वायर शेप का ये प्लेन वेव फ्रंट है. ओके, मतलब एक प्लेन की तरह है. ओके, प्लेन की तरह यहाँ पे एक वेव फ्रंट है पूरा ABCD. ओके, इसको ABCD नेम दिया हुआ है. यहाँ पे एक वेव फ्रंट हो गया, इसके पीछे और एक रहेगा, इसके पीछे और एक, ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट रहते हैं. लेकिन हम लोग सिर्फ एक को ही कंसिडर कर रहे हैं अभी. ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट. और देन नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. वो ये पेपर का प्लेन हमारा इधर है. ओके, ये हमारा नीचे पेपर है, वहाँ पे ये परपेंडिकुलर यहाँ पे खड़ा किया गया है. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, लेट P बी एन एक्सटर्नल पॉइंट. और जो हमारा P पॉइंट है वो एक्चुअल में एक्सटर्नल है, वो यहाँ पे प्लेन में नहीं है, पेपर में भी नहीं है, वो बाहर की साइड है. ओके, देन क्या बोला है कि एट अ डिस्टेंस B, जो P पॉइंट है और वो हमारा जो प्लेन है, प्लेन का एक सेंटर कंसिडर किया हुआ है O. ओके, वो प्लेन से यहाँ पे P पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है. ओके, 90 डिग्री में ही. ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है और डिस्टेंस कितना बन रहा है, B बन रहा है, मतलब स्मॉल b, ऐसा डिस्टेंस है यहाँ पे. ओके, देन इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो OP डिस्टेंस कितना हो गया, B हो गया यहाँ पे स्मॉल b. वेयर वी लाइक टू नो द रिजल्ट इन टर्न इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट ABCD. इसलिए हमें अगर यहाँ पे अभी जो हमारा प्लेन ABCD है, इसके वजह से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा, ओके, ये P पॉइंट पे, वो इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है. ओके, इंटेंसिटी हमें पता लगाना है. ओके, इंटेंसिटी मतलब कैसे पता चलेगा हमें, इंटेंसिटी ओके और एम्पलीट्यूड रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे के. ओके, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के स्क्वायर रहता है. ओके, इंटेंसिटी स्क्वायर, ऐसा वो दोनों का रिलेशन है. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड दिखाएंगे. ओके,
इंटेंसिटी की जगह पे। अभी क्या लिखा है देखो, विथ पी एज अ सेंटर, यहाँ पे क्या बताया गया, ओके मैं पहले यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे है ना, पी को अगर हम लोग सेंटर कंसिडर कर ले तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहे हैं, देखो यहाँ से पी से लेके ये जो पहला रेडियस बन रहा है, पहले सर्कल का जो रेडियस बन रहा है, ये पहला सर्कल जो है इसका रेडियस क्या है, OM1। इसका रेडियस क्या, पहले का जो रेडियस है वो OM1 है। ओके अभी क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस बन रहा है पी से लेके M1 तक का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना बन रहा है, b प्लस λ/2। तो ये λ/2 एक्चुअल में क्या है, ओके ये एक्चुअल में है हमारा पार्ट डिफरेंस है λ/2। ओके देन नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट रेडियस देखो अभी। ओके नेक्स्ट रेडियस जो है वो कितनी रेडियस है, देखो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ। अब नेक्स्ट जो है b तो यहाँ पे कॉमन रहेगा। ओके तो देखो नेक्स्ट है OM2 करके, ओके O से लेके M2 तक का है। ओके तो वहाँ पे M2 पॉइंट से लेके P पॉइंट तक, मतलब M2P, ओके ये डिस्टेंस कितना है, b प्लस 2 टाइम्स λ/2 है यहाँ पे। ओके मतलब हर एक में जो फेज डिफरेंस है वो λ/2 का ही है। ओके हर एक में। देन सेम ऐसा कहा होगा M3P पे भी वही रहेगा, बस b प्लस 3 λ/2 होगा, एंड सो ऑन ऐसा होगा, आगे 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 बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। ओके और यहाँ पे देखो और एक चीज़ है, ये जो बीच का सर्कल है ना, पहला सर्कल, वो एक्चुअल में क्या है, हमारा फ्रेस्नेल फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है। ओके फ्रेस्नेल का जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है ना, वो हमारा ये बीच का सर्कल रहेगा। जो सेकेंड हाफ पीरियड जोन है ना, वो कौन सा रहेगा, वो सेकेंड सर्कल नहीं रहेगा, वो रिंग रहेगी, रिंग। ओके मतलब कौन सा रिंग, मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, मतलब ये सर्कल के बाहर का और ये दूसरे इस सर्कल के बीच का, मतलब ये वाला एरिया जितना रहेगा। ओके मतलब M1 और M2 के बीच का, वो एक्चुअल में क्या है, हमारा सेकेंड हाफ पीरियड जोन है। ओके एंड थर्ड हाफ पीरियड जोन कैसा, उसके बाहर का एरिया, जो यहाँ पे एरिया है ना, ओके इसको मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ये एरिया। ओके ये पूरा है ना, ये पूरा अगर ड्रॉ करो ना, तो ये पूरा एरिया एक्चुअल में क्या बनेगा, हमारा सेकेंड हाफ पीरियड जोन बनेगा। ओके इस तरह से रहेगा, ये डायग्राम ही यहाँ पे शो किया गया है। ओके कुछ अलग नहीं है। तो यही सब चीज़ें इसमें हमें पता चल गए, क्या 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 रहता है। जो बीच का सर्कल है वो है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। देन ये जो रिंग बन रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमने यहाँ पे निकाले हुए, रिंग बन रही है, ये सेकेंड हाफ पीरियड जोन। देन उसके बाहर का है वो थर्ड हाफ पीरियड जोन। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ओके इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या रहता है, अगर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये सेकेंड सेंटर हम लोग यही रखेंगे, सेम सेंटर रख के अगर मैं और एक ड्रॉ करता हूँ, देन और एक ऐसे में बाहर बाहर बहुत सारे ड्रॉ करता हूँ, सेंटर सबका सेम रहेगा, तो वो सब सर्कल्स को कंबाइन में बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके देन नेक्स्ट क्या है देखो, विथ P एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू b प्लस λ/2। ओके तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, P को सेंटर रख दिया है और रेडियस हमने क्या लिखा है, पहले का b प्लस λ/2 लिखा ना। ओके अगर P को सेंटर रखते हैं तो जो रेडियस मिलेगा वो कितना होगा, हमने देखो P को अगर सेंटर रखा है, ओके और इससे अगर हम लोग ड्रॉ करते कुछ भी ऐसा सर्कल जैसा, तो जो रेडियस मिलेगा वो कितना रहेगा, b प्लस λ/2 पहले का। ओके सेकेंड पॉइंट के लिए b प्लस 2 λ/2। ओके देन थर्ड के लिए b प्लस 3 λ/2 एंड ऐसे एक्सेट्रा हम ले लीजिए। ओके ऐसे फिर हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देन क्या बोला है, ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विच विल कट आउट सर्कुलर एरियाज ऑफ रेडियाई। हमने देखा वो सब रेडियस OM1 OM2 OM3 OM4 ऐसे सो ऑन ऐसे हो रहे थे द प्लेन वेव फ्रंट। ओके दिस सर्कुलर जोन्स, ओके ये सब सर्कुलर जोन्स को क्या बोला जाता है, हाफ पीरियड जोन्स बोलते हैं या फिर हाफ पीरियड एलिमेंट बोलते हैं, वो भी हमने देखा। ओके अभी क्या है, ईच जोन डिफर्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग जोन। ओके ये जो जोन से एक्चुअल में क्या है, एक दूसरे के अलग होते हैं। ओके ये जोन हो गया, ये हो गया, ये उससे अलग रहेगा। ओके नेबरिंग जोन बाई फेज डिफरेंस ऑफ पाई, तो दोनों इसमें जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पाई होगा। ओके और जो पार्ट डिफरेंस है ना, वो एक्चुअल में λ/2 का। ओके वो λ/2 एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस है, फेज डिफरेंस नहीं, पार्ट डिफरेंस होता है λ/2। ओके फेज डिफरेंस हमारा रखेगा पाई। तो ये जो है सर्कल, ये जो रिंग, इन दोनों के बीच में जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ओके इसका फिर अलग रहेगा, इसका और अलग रहेगा, ऐसा सबका जितने भी हाफ पीरियड जोन है सबका देखो यहाँ पे
फेज डिफरेंस सेम रहेगा, पार्ट डिफरेंस भी वही रहेगा। ओके, सब में मतलब उतना ही डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा। ओके, फेज डिफरेंस पाई रहेगा और पार्ट डिफरेंस λ/2 रहेगा। ओके, जैसे हर एक में हमने देखा चेंजेस कैसे हो रहे हैं। देखो λ/2 पहले में आया, सेकेंड में 2 λ/2, देन 3 λ/2। ओके, ऐसे ऐसे मतलब λ/2 का यहाँ पे पार्ट डिफरेंस आ रहा है। ओके, देन हमने ये भी देखा ना कि जो पहला सर्कल था उसको क्या बोलता है, द फर्स्ट जोन, उसको फर्स्ट जोन बोलते हैं, मतलब हाफ पीरियड जोन्स में का फर्स्ट जोन उसको बोलते हैं, पूरे सर्कल को, इसलिए लिखा है सर्कल। देन द सेकेंड जोन ऑफ रेडियस OM2, मतलब सेकेंड जो है वो कितना है, OM2 है, उसका रेडियस है OM2। ओके, बट वो एक एक्चुअल में रिंग है, मतलब ये रिंग वाला पार्ट है ना, उसको खाली हमने OM2 कंसिडर किया है। देन थर्ड जोन है वो एक्चुअल में क्या है, OM3, वो भी रिंग है। ओके, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएंगे सब। बाद में क्या बोला है, वन कैन कंस्ट्रक्ट दी nth हाफ पीरियड जोन्स, मतलब ऐसे ही हम चाहिए उतने हाफ पीरियड जोन्स निकाल सकते हैं, एक 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 एक। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो सर्कल बढ़ेगा, और उसको हम बोल सकते हैं कि वैसे वैसे हाफ पीरियड जोन्स भी बढ़ रहे हैं, तो nth हाफ पीरियड जोन्स हम निकाल सकते हैं ऐसे तो। और हैविंग एनुलर एरिया बिटवीन द n-1 एंड द nth सर्कल्स। ओके, मतलब वही बोल सकते हैं कि उसका जो एरिया रहेगा वो एक्चुअल में n-1 रहेगा, एक से कम रहता होते रहेगा जाके। ओके, एनुलर मीन्स कौन सा, रिंग शेप रहते हैं, ये सब रिंग शेप की थे ना, इसलिए बोला गया। ओके, देन क्या, n-1 किस लिए लिखा, क्योंकि बीच का जो है वो एक्चुअल में nth सर्कल हो जाता है ना, वो पूरा सर्कल है, बाकी के सब रिंग्स है, ऐसा है, इसलिए वो लिखा हुआ। देन नेक्स्ट क्या है, देखो अभी हमें उसका डेरिवेशन लिखना है, तो मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, उसका एरिया फाइंड करना है, उसके बीच का क्या रिलेशन बनता है वो सब देखना है रेडियस का। और तो फ्रॉम फिगर देखो क्या है, एरिया ऑफ ईच जोन कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो जो हमने जो फिगर देखी थी उसमें के हमें कुछ पैरामीटर्स याद रखने पड़ेंगे। तो उसमें क्या था, देखो जो OP था हमारा, ओके मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये हमारा OP था। ओके, ये कितना है, B, स्मॉल b आता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, OM1। ओके, इसका वैल्यू कैसे आएगा, पाइथागोरस से आएगा। ओके, पाइथागोरस से कैसे आएगा, b स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस b प्लस λ/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा हमारा OM1 का स्क्वायर। ओके, OM1, फिर OM2 का भी वैसा ही है, पाइथागोरस यूज करके करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो देखो क्या है, OP का वैल्यू है b। ओके, और OM1 है, उसका रेडियस क्या कंसिडर किया है, R1 कंसिडर किया हुआ है, OM2 का R2 कंसिडर किया हुआ है, OM3 का R3 कंसिडर किया हुआ है। ओके, और देन हमने देखो M1P दिखाया था ऐसा। ओके, M1P ऐसा था ना, तो ये जो वैल्यू थी वो P प्लस λ/2 ऐसा था ना, तो वही है, M1P का वैल्यू है B प्लस λ/2। कुछ भी डाउट होगा तो डायग्राम में पीछे जाके देख सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। M2P का वैल्यू है B प्लस 2 λ/2, मतलब 2 टाइम्स λ/2 क्या है, λ/2 हमारा क्या है, पार्ट डिफरेंस है। देन M3P का वैल्यू क्या है, B प्लस 3 λ/2, एंड M4P का वैल्यू है B प्लस 4 λ/2। ओके, इतना हमें आगे का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हम लोग M1 और 2 ही ज़्यादा रहेगा। ओके, तो अभी देखो क्या है, वी गेट द एरिया ऑफ द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। तो पहले हाफ पीरियड जोन का जो एरिया है वो अभी फाइंड करेंगे। ओके, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन मतलब कौन सा रहता है, जो बीच का सर्कल है वही है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। तो वैसे तो सब सर्कल्स टाइप ही है, रिंग भी रहेगा तो भी सब रिंग का एरिया हो गया, या सर्कल रिंग भी होगा तो भी वो सर्कल ही है, क्योंकि उसका सेंटर तो सेम ही है ना, तो इसलिए हमें फॉर्मूला तो सेम यूज़ करना पड़ेगा। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला है। तो रेडियस क्या है, पहले सर्कल का रेडियस है OM1। ओके, OM1 को हमने क्या कंसिडर किया है, R1 कंसिडर किया हुआ है यहाँ, तो इसको पाई OM1 स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, पाई R1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ओके ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि OM1 का वैल्यू कितना है, R1 ही है। देन नेक्स्ट क्या है, OM1 एक्चुअल में अभी डायग्राम में से लिखते हैं, ठीक है ना। तो OM1 एक्चुअल में क्या है हमारा, देखो OM1 मतलब ये वैल्यू, तो पाइथागोरस अगर यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, वो OP वो M1P होल स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर ऐसा बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखो M1P होल स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। ओके, ये एक्चुअल में आ गया पाइथागोरस से। ओके, यहाँ पे आप चाहिए तो लिख लो, लेकिन ठीक है याद रखो खाली पाइथागोरस यहाँ पे यूज़ किए। देन पाई इंटू, देन M1P का भी वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया पहले से ही सब, B प्लस λ/2 होल स्क्वायर लिखा है। देन इसका क्या लिखा है, OP स्क्वायर का,
ओके, यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा। ओके, ये प्लस मत लिखो, माइनस ही लिखो। देन बी स्क्वायर होगा, देखो ओपी जो है, ओपी का वैल्यू यहाँ पे बी स्क्वायर लिख दिया। अब ये सॉल्व करो। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो ये बी स्क्वायर होगा पहला। ओके, देन प्लस, देन यहाँ पे कितना बनेगा, 2b लैम्बडा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी लैम्बडा सिर्फ बचेगा वहाँ पे। एंड प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, नेक्स्ट का लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 बचेगा। ओके, एंड देन लास्ट में जितना बचेगा बी स्क्वायर बचेगा, तो इसमें का बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ आंसर क्या बचेगा, बी लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 4, लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 बचेगा। तो देखो ये पूरा अगर कैंसिलेशन हम लोग करते हैं तो देखो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा मालूम है, सिर्फ बी लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4 इतना बचेगा। ओके, तो उसमें का भी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो लैम्बडा स्क्वायर है उसमें क्या बताया, देखो निगलेक्ट लैम्बडा स्क्वायर एज ए लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर को हम लैम्बडा कंसिडर करेंगे। ओके, क्योंकि वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, नहीं तो इज बिकॉज लैम्बडा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू बी। ओके, बी लैम्बडा एज बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्बडा, मतलब बी लैम्बडा से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 है ना, एक्चुअल में बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी लैम्बडा स्क्वायर बहुत छोटी हो जाएगी क्वांटिटी, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो कुछ नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बी के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, सिर्फ बी लैम्बडा लिखेंगे हम लोग, ये निकाल देंगे, निगलेक्ट कर देंगे ये टर्म को, सेकेंड टर्म को, और इसलिए यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है, बी लैम्बडा लिखा है। ओके, पाई बी लैम्बडा, पाई बाहर ही था ना, पाई बी लैम्बडा लिखा है। ओके, सो पाई r1 स्क्वायर का आंसर क्या आया, पाई बी लैम्बडा। तो ये समझ गया ना कैसे आया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं, r1 का वैल्यू कितना है, देखो अगर इसको हम लोग निकालते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, अब r1 का वैल्यू कितना बचेगा यहाँ पे, अंडर रूट बी लैम्बडा। ओके, ये r1 का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अभी इसमें देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो r1 है और जो ये बी लैम्बडा है। ओके, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, r1 इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे एक्चुअल में बी लैम्बडा है ना, वो एक्चुअल में ऐसा रहेगा, देखो √1 इंटू रूट बी लैम्बडा। तो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है पूरा। ओके, ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, रिलेशन बताते वक्त हम सिर्फ इससे रिलेशन बनाएंगे, इसलिए हम लोग ने अगर बी और लैम्बडा को अगर कांस्टेंट कंसिडर करते हैं तो हमारा क्या होगा, सिर्फ 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, r1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लिखेंगे, तो 1 क्या एक नंबर है। ओके, इंटेजर है वो। ओके, ये हम लोग बाद में बताएंगे कि एक्चुअल में हम लोग ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें आगे भी कुछ रिलेशन बताना है, तो उस पर से हम लोग बता सकते हैं कि वो एक्चुअल में कैसे चेंज हो रहा है, तो इसलिए ऐसा लिखो। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका 1 रहता है, इसका मीनिंग। अभी आगे देखते हैं, देखो क्या बताया, रेडियस ऑफ द सेकेंड हाफ पीरियड जोन। अभी क्या करना है हमें सेकेंड का, तो सेकेंड के लिए जो रिंग था उसका रेडियस कितना था, वहाँ पे r2 हमने कंसिडर किया था, और वो कितना था, O से लेके M2। ओके, O M2 बोलते हैं उसको, O, और यहाँ पे कितना था, M2 था। ओके, ये M2 रहेगा। सो क्या है, देखो R2 इक्वल टू OM2। अब OM2 का भी तो हमें वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, तो डायग्राम से हमें क्या मिलता था, देखो यहाँ से ये हमारा O था, ये P था, और ये बीच में यहाँ पे M2 बनता था हमारा। ओके, तो M2 से लेके यहाँ तक, M2 से लेके P तक का यहाँ पे, तो ये B बनता था, और ये B प्लस 2 लैम्बडा बाई 2 यहाँ पे बना था। ओके, तो ये देखो कितना बना, देखो यहाँ पे OP। ओके, तो ये क्या हो गया, M2P होल स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा OM2 का। ओके, मतलब ये भी पाइथागोरस यूज़ किया हमने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट की, तो 2 लैम्बडा बाई 2 मतलब वो ऑलरेडी लैम्बडा हो गया, तो B प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर किया माइनस B स्क्वायर। तो ये सॉल्व करो ना, A प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सॉल्व किया, B से B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, बीच में हमें टर्म मिल गई, वो थी 2B लैम्बडा। ओके, ये टर्म मिल गया अंडर रूट 2B लैम्बडा। ओके, तो अभी क्या हो गया, देखो पहले R1 में हमें क्या मिला था रिलेशन, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये R1 इक्वल टू हमें क्या मिला था, रूट बी लैम्बडा। अभी क्या मिला, R2 इक्वल टू रूट 2B लैम्बडा, तो यहाँ पे रूट 2 मिला ना, तो R2 यहाँ पे करते हैं, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 2, इसलिए तो हमने वो R1 को ऐसा √1 लिखा था, क्योंकि अभी हमें रिलेशन क्या मिल रहा है, R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 2। ओके, तो ऐसे अगर हम लोग R3 पे जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, R3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3। R4 पे करेंगे तो R4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
√4, ऐसा मतलब एक एक बढ़ता जाएगा, जैसे इंटीजर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ेगा। तो nth के लिए अगर nth रेडियस है उसको कितना हो, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n ऐसे आएगा। ओके, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ओके, एरिया अगर हमें निकालना है, ओके, तो एरिया हमने ऑलरेडी हाफ फर्स्ट का तो निकाल लिया है, तो ये फर्स्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे सेकंड लिख दो। ओके, यहाँ पे सेकंड लिख दो, सेकंड हाफ पीरियड जोन, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिख दो। सेकंड हाफ पीरियड जोन के लिए अभी एरिया निकालेंगे। तो सेकंड हाफ पीरियड जोन के लिए अगर एरिया निकालना है तो उसकी रेडियस तो अलग रहती है सेकंड हाफ पीरियड के जोन के लिए। तो देखो सेम यहाँ पे जो प्रोसीजर किया वही करो, OM2² लिखना पड़ेगा। ओके, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे देखो, पाई ऑफ OM2²। तो सेकेंड हाफ पीरियड जोन है ना, वो कैसे बनेगा, देखो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन तो पूरा सर्कल था, सेकेंड हाफ पीरियड उसके बाहर का है, बट यहाँ पे सेकेंड हाफ पीरियड जोन मतलब ना हमें सिर्फ इतना ही पार्ट लेना है, मतलब ये जो रिंग है ना वो ले रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहले सर्कल का जो एरिया है वो और सेकेंड सर्कल का एरिया है वो, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस मिलेगा वही एक्चुअल में क्या रहेगा, इसका एरिया रहेगा। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले सेकेंड रिंग है उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो कितना हो रहा है, पाई OM2²। देन उसके आगे वाला है वो उसका भी निकालेंगे, पाई OM1²। ओके, ये ब्रैकेट में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। ओके, ब्रैकेट के बाहर ये नहीं आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर ही रखो, ठीक है, ये पूरा एक रहेगा और ये एक टर्म है। ओके, ऐसा याद रखो, ठीक है ना, पाई OM2² है और पाई OM1² है, ऐसा मतलब दोनों का एरियाज है। ओके, अलग अलग रिंग का एरिया निकाल के दोनों में डिफरेंस करेंगे तो हमें बीच का हमें पार्ट मिल जाएगा। ओके, एरिया का। तो इसका अगर OM2 का अगर हम लोग देखेंगे, देखो OM2 क्या है, एक्चुअल में R2 है। ओके, देन OM2 है, OM2 का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। ओके, वो एरिया हमें क्या, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे पाई ऑफ 2b लैम्डा। ओके, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे OM2 की वैल्यू कितनी, R2 है। ओके, यहाँ पे देखो OM2 की वैल्यू है R2, और R2 होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सिर्फ यहाँ पे इसको यहाँ पे R2 पुट करनी है, R2² हो जाएगा। तो R2 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2b लैम्डा। ओके, इसलिए 2b लैम्डा यहाँ पे लिख दिया। अब सेम थिंग अभी यहाँ पे क्या OM1 है, OM1 की वैल्यू कितनी थी, R1 थी। देखो यहाँ पे R1 है, तो R1 है तो अभी क्या लिखेंगे, अभी R1 का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, R1 का स्क्वायर अगर करते हैं, R1 की वैल्यू कितनी है पहले वो देखो, √b लैम्डा है, तो वो सिर्फ b लैम्डा बचेगा, तो पाई b लैम्डा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2πb लैम्डा माइनस πb लैम्डा, तो इक्वल टू क्या होगा, πb लैम्डा। तो पाई से पाई अगर कैंसिल करते हैं तो R2 बचेगा, और R2 का वैल्यू कितना बनेगा, फिर अभी उतना ही बनेगा, √b लैम्डा। और जो हमारा R1 था उसका कितना था, उतना भी, उसका भी उतना ही था, √b लैम्डा। R2 का भी √b लैम्डा, मतलब सेम वैल्यूज आ रहे दोनों का भी। ओके, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली द रेडिया ऑफ द थर्ड फोर्थ हाफ पीरियड जोन्स विल बी √3b लैम्डा एंड √4b लैम्डा। तो इससे अगर फर्स्ट जोन का अगर बन रहा है रेडिया, ओके, रेडियस जो बन रही है वो एक्चुअल में कितनी बनी, पहले का b लैम्डा बनी थी, सेकंड का 2b लैम्डा, अब थर्ड का वहाँ पे जो बना रहा था, ओके ना, ओके, R2 का जो हमने बनाया वो क्या 2b लैम्डा था। ओके, तो थर्ड का वैसे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे मतलब एरिया जो है वो πb लैम्डा ही आ रहा है, मतलब हर एक का एरिया सेम आ रहा है, लेकिन थर्ड का देखो लगभग बोल सकते हैं √3b लैम्डा, और फोर्थ का हम लोग बोल सकते हैं कि √4b लैम्डा। ऐसे मतलब हर एक का जो रेडियस है वो सेम ही आ रहा है। ओके, मतलब n के पावर में चेंज हो रहा है जैसे जैसे। ओके, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एज सीन फ्रॉम अबव इक्वेशन 1 and 5 द एरिया ऑफ ईच जोन इज नियरली इक्वल टू πb लैम्डा। मतलब एरिया जो हमने कंसिडर किया ना, पाई R1² या फिर पाई R2², तो हमेशा एरिया हमें πb लैम्डा ही मिल रहा है, मतलब सेम एरिया मिल रहा है हम हर जगह पे। ओके, तो एरिया वहाँ पे सेम बोल सकते हैं हम लोग। ओके, इट इंक्रीजेस स्लाइटली विद द ऑर्डर n। ओके, n के ऑर्डर में वो स्लाइटली चेंज वहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा। Also, the radii of the half period zones are proportional to the square root of the natural number। जो तो इक्वेशन 2 और 4 में हमें पता चल रहा है वो। ओके, इक्वेशन 2 और 4 में, 2 में देखो ये नेचुरल नंबर के साथ, मतलब R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1 है और R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2। ओके, तो ये मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर के साथ प्रोपोर्शनल है, वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। ओके, ये हमें पता चल रहा है यहाँ से कंक्लूजन। नेक्स्ट उसमें से क्या क्या पता चल रहा है, देखो, moreover from above discussion it is clear that
द एरिया ऑफ द जोन डिपेंड्स अपॉन, तो एरिया जो है जोन का वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें क्या पता चला, वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वेव फ्रंट। ओके, तो डिस्टेंस तो हमें पता है, वो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या था, बी था। ओके, वेव फ्रंट से वो जो पॉइंट था हमारा, पी पॉइंट यहाँ पे था ना, यहाँ पे पी पॉइंट था, और वेव फ्रंट तो हमारा यहाँ पे ड्रॉ किया था हमने। ओके, तो ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, बी डिस्टेंस था। ओके, उस पर डिपेंड करता है। देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ओके, ये क्या करना है हमें, बस एरिया का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या क्या आ रहे हैं टर्म्स, पाई आ रहा है, बी आ रहा है और लैम्बडा आ रहा है। पाई कांस्टेंट है, तो बी और लैम्बडा का ही हमें आएगा कि उस पर डिपेंड कर रहा है, ऐसे बता देंगे हम लोग। तो देखो पहला तो बी लिख दिया, अभी दूसरा सिर्फ लैम्बडा लिखना है, मतलब द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ओके, मतलब फॉर्मूला से आप लिख सकते हो ये सब चीज़ें। देन नेक्स्ट क्या बोला, इफेक्टिव इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल डिपेंड ऑन, अभी ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इंटेंसिटी एक्चुअली किस चीज़ पॉइंट पे डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि इसमें नए नए पॉइंट भी मिलेंगे। तो इसमें क्या है, पहला एरिया ऑफ द जोन, मतलब उसका कितना एरिया है उस पर डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ओके, जोन का एरिया क्या आएगा। ओके, फर्स्ट जोन सेकेंड जोन, वैसे एरिया कितना आता है वैसे। देन उसके डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दी वेव फ्रंट। ओके, वेव फ्रंट से पी का डिस्टेंस कितना है। ओके, उस जोन के लिए वो भी देखना पड़ेगा। ओके, देन द ऑब्लिगिटी ऑफ ए फैक्टर, ऑब्लिगिटी फैक्टर मतलब क्या था, बेंडिंग, मतलब हमने जो अगर ऐसे ड्रॉ किया है, पहले ओ एम वन के लिए इतना था, लेकिन ओ एम टू के लिए यहाँ पे इतना हो रहा है, ओ एम थ्री के लिए इतना हो रहा है, मतलब वो कितना ज़्यादा वहाँ पे ऑब्लिगेट हो रहा है, मतलब कितना बेंड हो रहा है। जितना वहाँ पे कम बेंड हो रहा है, यहाँ पे इतना बेंडिंग है, यहाँ पे इससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा, जितना कम रहेगा ना यहाँ पे डिस्टेंस, ओके, उतना उसका इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, और जितना दूर दूर जाएगा उतना इंटेंसिटी कम होगा। मतलब ओ एम वन के लिए इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, एम टू का जो रेडियस है उसके लिए कम, फिर कम और कम, ऐसे कम 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 होते जाएगा इंटेंसिटी। ओके, अभी हम लोग देखेंगे होगा आगे इंटेंसिटी कैसे कम हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे दिखाया इंटेंसिटी के लिए, तो लेट m1 m2 m3 m4 रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द आइदर पार्टिकल्स एट p ड्यू टू द सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हाफ पीरियड जोन। तो यहाँ पे क्या बताया, देखो m1 m2 m3 m4 जो एक्चुअल है यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स दिखा रहे, वाइब्रेशन हो रहे पार्टिकल्स जो है, तो उनके वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, वो एक्चुअल में सेकेंडरी वेव्स की वजह से हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हाफ पीरियड जोन से उनके वजह से। अभी क्या बताया, देखो द एरिया ऑफ ईच हाफ पीरियड जोन इज सेम, मतलब जितने भी हाफ पीरियड जोन है उनका एरिया भले ही सेम हो, बट उसका जो एब्लिविटी फैक्टर है ना वो अलग अलग है। ओके, मतलब जो उसका बेंडिंग है ना वो हर एक का अलग अलग हो रहा है। ओके, सो उसके जो मैग्नीट्यूड है, ओके, वो उसकी वैल्यू भी डिग्री कम 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 होते जा रही है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ m1 m2 m3, मतलब उसके एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम कम होते जा रहा है। इस इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोलते हैं, वी हैव कंसीडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 इज ग्रेटर देन m2, मतलब m1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो m2 से ज़्यादा है, m2 का m3 से ज़्यादा है, और m3 का m4 से ज़्यादा है, ऐसे मतलब वहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है एक्सेट्रा। ठीक है, इफ़ यू कंसीडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 m3 m5 एक्सेट्रा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो m1 m3 और m5 है, मतलब जो ऑड वाले सबका यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे अपवर्ड एरो दिखा है ना, मतलब वाइब्रेशन वहाँ पे हो रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। और जो है इफ़ वी कंसीडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 m4 और m6 एक्सेट्रा विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इनका देखो m2 का देखो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, m4 का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और m6 का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, नीचे 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 आ रहा है सबका यहाँ पे वाइब्रेशन। ओके, मतलब डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे नीचे के साइड आ रहा है। तो ये चीज़ है, मैं इसका एम्पलीट्यूड वहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है। देखिए, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द नेट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज टेकन इक्वल टू द मीन ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द जोन्स प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग इट। ओके, तो नेट एम्पलीट्यूड एक्चुअल में क्या रहेगा वाइब्रेशन का, वो हमें उसका मीन निकालना पड़ेगा जितने भी आगे आगे जा रहे हैं जैसे एम्पलीट्यूड्स। ओके, उसके हिसाब से। सो ये एक्चुअल में चीज़ था कि इसमें दिख रहे हैं, तो इसमें वही याद रखो कि जितने ऑड वाले सब ऊपर के साइड उनका डिस्प्लेसमेंट जाता है। ओके, m3 और m5, और जितने भी इवन वाले हैं मतलब m1 हो गया, जब इवन वाले मतलब m2 m4 m6, ओके, ये सब का एम्पलीट्यूड देखो नीचे के साइड जा रहा है। ओके, तो यही एक्चुअल में चीज़ यहाँ पे समझने जैसी है। ओके, एम्पलीट्यूड्स कैसे कैसे जा रहे हैं, मतलब ये एम्पलीट्यूड्स वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है। ओके,
बिकॉज इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन है ना, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. ओके, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी भी यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी. ओके, सो डिफ्रैक्शन में भी यही चीज़ होती है ना. डिफ्रैक्शन में जो बीच का रहता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहता है, फिर बाकी में साइड से जितने आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे उतने वो इंटेंसिटी भी कम होती जाती है. ओके, सो I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Okay, so thank you very much.